हमारे माँ बाप पूरी जिंदगी भर हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उनके बूढ़े उम्र में हम उनकी कुर्बानियों का कितना मूल्य दे सकते हैं। हम कितना ही समझ पाते हैं कि आखिर में वो हमसे क्या चाहते हैं। आज की कहानी उन्हीं बुजुर्ग लोगों की छोटी बड़ी चाहतों से जुड़ी हुई है। इस ईरानी कहानी का नाम है द स्मेल ऑफ द सॉइल, यानी मिट्टी की खुशबू। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो बटन दबा दे और इस वीडियो को भी जल्दी से एक लाइक दे दे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी ईरान की राजधानी तेहरान से कई घंटों की दूरी पर बसा एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां यूसुफ नाम का एक बुजुर्ग रहता है। वो रोज साइकिल पर अपने दफ्तर की तरफ चल पड़ता है। वो एक बेसरकारी संगठन में एक मामूली से नौकरी करता है और पूरा दिन दफ्तर पर बिताने के बाद वो शाम को अपने घर लौट आता है। घर वापस लौटकर उसका नाती आमिर उसका इंतजार कर रहा है। उसे अपने नाना से रोज की तरह ढेर सारी बातें करनी है और तभी अंदर से उसकी बेटी समीना आती है। समीरा की शादी तेहरान शहर में हुई है, लेकिन वो अपने बेटे आमिर के साथ अपने बाबा यूसुफ के घर में ही रहती है। अभी कुछ समय पहले ही उसके शौहर ने तेहरान में 2 कमरों का एक फ्लैट लिया है और अब वो लोग अपने बेटे के भविष्य के लिए तेहरान शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। समीरा चाहती है कि उसके बाबा भी उसके साथ चले, क्योंकि वो अपने बाबा से बहुत प्यार करती है। लेकिन यूसुफ अपने इस पुश्तैनी घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता और यही बात वो अपनी बेटी समीरा को बार बार समझाता है। लेकिन उसने भी जिद ठान ली है, अगर वो जाएगी तो अपने बाबा को साथ लेकर ही जाएगी। यहाँ आमिर भी अपने नानू से साथ चलने की जिद करता है, क्योंकि वो तो उनके बिना एक पल नहीं रह पाता। अब दिखाते हैं कि रोजाना की तरह नानू और आमिर खेल रहे हैं। तभी समीरा ने आमिर का बैग देते हुए कहा, चलो स्कूल का वक्त हो गया है, और अपने बाबा का टिफिन बांध दिया। यूसुफ दफ्तर जाते हुए हमेशा की तरह पहले आमिर को स्कूल छोड़ता है और फिर अपने दफ्तर पहुंचता है, जहां वो जाते ही अपने काम में मशरूफ हो गया। तभी कमरे में करीम दाखिल हुआ। करीम भी यूसुफ की ही तरह उसी के औहदे पर इस दफ्तर में काम करता है। वो दोनों 2 अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। यूसुफ ने उससे कुछ बात करना चाहा, लेकिन करीम ने मुंह लटका कर कहा, मंसूरी साहब ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। मंसूरी साहब इस कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने यूसुफ को बैठने को कहा और बताया, कंपनी के हालात कुछ ठीक नहीं, कंपनी लॉस में जा रही है, इसीलिए हमें कुछ कर्मचारियों को छांटना पड़ेगा। यूसुफ बोला, ओह अच्छा, इसीलिए। करीम का चेहरा सुबह से उदास है, लेकिन उसके घर में तो बूढ़ी माँ और बीमार बीवी है। नौकरी चली गई तो वो बेचारा क्या करेगा। तभी मंसूरी साहब ने कहा, हम आप दोनों में से किसी एक को ही रख सकते थे, इसीलिए हमने करीम को चुना है, क्योंकि करीम अभी नौजवान है और आप बूढ़े हो चुके हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन आपका सफर इस कंपनी में अब यही तक का रहा। ये सुनते ही मानो यूसुफ के सर पर तो आसमान फट पड़ा हो। उसने भारी आवाज में मंसूरी साहब से कहा, आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। करीम अभी नौजवान है और फिर उसे अपने घर पर बूढ़ी माँ और बीमार बीवी का ख्याल भी तो रखना होगा। मंसूरी साहब के दफ्तर से निकलकर यूसुफ अपने काम करने के जगह पर लौट आया और दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। इस उम्र में भी बेरोजगार होना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। उसकी तो मानो सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई हो। तभी दफ्तर में एक महिला ने आकर उसके हाथों में एक लिफाफा थमाते हुए कहा, मंसूरी साहब ने इसमें आपके आखिरी महीने की पगार और कुछ रुपए रख दिए हैं। मगर आज यूसुफ को पगार मिलने की जरा से भी खुशी महसूस नहीं हो रही। वो लिफाफा भी यूं ही टेबल पर पड़ा रहा। धीरे धीरे भारी मन से अपना सामान बटोरकर वो इस दफ्तर को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले जा रहे हैं। और जाते जाते एक बार उन्होंने मुड़कर अपने इतने सालों की कर्म भूमि को वापस देखा और अपनी साइकिल लेकर धीमे पांव वहां से चले गए। भरी दोपहरी में वो साइकिल लेकर चले जा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर कहाँ जाए, और फिर थक हार कर वो एक जगह पर जाकर बैठ गए और अपना लंच बॉक्स खोला। लेकिन आज उन्हें खाने का जरा भी मन नहीं कर रहा है। उन्होंने अपना डब्बा वापस भर दिया और फिर कुछ देर लिफाफे में पड़े पैसे गिनने के बाद उसे वहीं पर रखकर बैठे बैठे सो गए। काफी देर हो गई है। वहां से गुजरते हुए एक भली महिला को उन्हें देखकर लगा कि वो कोई जरूरतमंद है और वो उनके पास में कुछ पैसे रख गई। तभी यूसुफ की आंख खुल गई। उन्होंने झट से वो पैसे उठाए और उस महिला को आवाज देकर वापस करते हुए कहा, शायद आप यहाँ ये गलती से रख गई हैं, और वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचकर भी यूसुफ का मन बहुत उदास है।
ये देखकर समीरा उसके पास आकर बैठती है और पूछती है, बाबा आपको क्या हुआ है? फिर यूसुफ ने कुछ फूलों को दिखाते हुए कहा, हर साल वसंत ऋतु में ये फूल खिलते हैं और सर्द ऋतु में मुरझा जाते हैं, लेकिन अगले साल ये वसंत में फिर से खिल उठते हैं और इस तरह ये साल दर साल ताजा होकर खिलते रहते हैं। लेकिन इंसान का जीवन ऐसा नहीं होता, वो तो समय के साथ बूढ़ा होता ही चला जाता है। समीरा ने कहा, बूढ़ा होना इतना भी बुरा नहीं, क्योंकि हर उम्र की तरह बुढ़ापे की भी एक अलग सी खूबसूरती होती है। और फिर अगर हम बूढ़े नहीं होंगे तो आमिर जवान कैसे होगा? तभी आमिर ने अंदर से नानू को आवाज लगाई। जैसे ही यूसुफ आमिर के साथ अंदर जाने लगा, समीरा बोली, बाबा लगता है आज आप टिफिन दफ्तर में ही भूल आए हैं। ये सुनते ही यूसुफ के तो मानो पैरों तले की जमीन ही खिसक गई हो। उसने दौड़ते हुए जाकर दफ्तर का बैग खंगाला, लेकिन ना तो वहाँ टिफिन बॉक्स था, ना ही वो लिफाफा। यूसुफ समझ गया कि वो उन्हें वहीं छोड़ आया है जहाँ वो दोपहर में आराम करने के लिए रुका था। अगली सुबह वो परेशान होकर वहाँ पहुँचा, लेकिन वो जगह तो खाली है, ना कोई टिफिन है और ना ही कोई लिफाफा। अब यूसुफ के सीने में दर्द होने लगा, उसके पसीने छूटने लगे। तभी उसकी नजर सामने दीवार पर चिपके एक कागज पर गई। लिखा है, कल यहाँ पे किसी का एक टिफिन बॉक्स छूट गया था, जिस किसी का भी हो वो इस पते पर जाकर ले जा सकता है। अब पता ढूंढता हुआ यूसुफ उस घर तक पहुँचा। उस घर के सामने भी ठीक वैसे ही पर्ची लगी हुई है। यूसुफ ने कॉलिंग बेल बजाना शुरू किया। थोड़ी देर में एक सभ्य महिला बाहर आई। उसका नाम सुरैया है। वो यूसुफ साहब को देखते ही पहचान गई कि यह बैग जरूर उन्हीं का होगा। उसने उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने को कहा और फिर बैग लेने के लिए अंदर चली गई। ये कुछ मिनटों का इंतजार यूसुफ के लिए भारी पड़ रहा था। तभी सुरैया बाहर आती है और वो बैग उन्हें थमा देती है। सुरैया ने यूसुफ से कहा, आप एक बार अपने सामान की जांच कर ले, सब ठीक तो है? यूसुफ बोला, हाँ सब ठीक ही होगा, और उस बैग को अपने साइकिल में रख लिया। फिर सुरैया ने उन्हें पीने के लिए मिट्टी के घड़े से गुलाब जल दिया। यूसुफ ने देखकर कहा, अरे वाह, आज के जमाने में भी कोई मिट्टी का घड़ा इस्तेमाल करता है। ये देखकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अब तो मिट्टी के बर्तन बनना तकरीबन बंद ही हो चुका है। पहले के जमाने में तो बर्तन भी मिट्टी के हुआ करते थे और बच्चे के खिलौने भी, लेकिन अब कोई कहाँ मिट्टी के खिलौनों से खेलता है। सायरा को भी मिट्टी से बनी चीजें बहुत पसंद है, इसीलिए ये घड़ा उसका पसंदीदा है। लेकिन बाजार में लाख ढूंढने पर भी उसे ऐसा घड़ा दोबारा नहीं मिला। फिर यूसुफ ने कहा, एक जमाना था जब मैं भी मिट्टी की चीजें बनाया करता था, लेकिन वो जमाना गुजरे तो एक जमाना हो चुका है। इसके बाद सायरा अंदर चली गई और यूसुफ वहीं बैठकर घड़े से पानी पीने लगा। तभी कुछ खेलते हुए बच्चों की गेंद आकर उस घड़े पे लगी और वो फूट गया। ये देखकर यूसुफ को बड़ा अफसोस होता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से भाग जाता है और जाकर एक पार्क में बैठ गया। वहीं थोड़ी दूर पर जमाल नाम का आदमी वजन नापने की मशीन लेकर बैठा है। यूसुफ और जमाल घंटों बातें करते हैं। बातें करते करते दोपहर हो गई। फिर दोनों साथ में खाना भी खाते हैं, लेकिन यूसुफ के दिमाग में सायरा का वही मिट्टी का घड़ा घूम रहा है। खाना खत्म करने के बाद वो पास ही के बाजार गया और कई घंटे एक मिट्टी के बर्तन को ढूंढने में निकाल दिया, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। थक हार कर जब वो अपने मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था, तभी उसे एक तरकीब सूझी कि क्यों ना वो खुद इस मिट्टी के घड़े को बना दे। फिर क्या था, घर पहुंचकर उसने वही पुराना कमरा खोला जहां पर वो बरसों पहले मिट्टी की चीजें बनाया करता था। आज बरसों बाद एक बार फिर उसके हाथ मिट्टी में सने हुए हैं। समीना भी उसकी मदद कर रही है। पहले एक दो दफा फेल होने के बाद आखिरकार वो ठीक वैसा ही घड़ा बनाने में कामयाब हो जाते हैं जैसा सायरा के पास था। वो इस मिट्टी के घड़े की खूब जतन कर रहे हैं। ये देखकर समीरा को ये तो समझ आ गया कि ये घड़ा बाबा के लिए कुछ खास है, लेकिन वो खास बात क्या है ये उसे अब तक नहीं मालूम। घड़ा को तपने के लिए रख दिया गया और अब वो इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। यूसुफ तुरंत उसे लेकर सायरा के घर की तरफ चल दिया और घर का कॉलिंग बेल बजाने लगा, लेकिन 2 बार बजाने के बाद भी किसी ने घर का दरवाजा नहीं खोला। अब यूसुफ चुपचाप वही दरवाजे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सायरा बाजार से घर वापस आती है। उसे देखकर यूसुफ ने कागज में मुड़ा हुआ वो घड़ा उसे थमाया और कहा, पिछले दिन आपका घड़ा मुझसे टूट गया था, इसीलिए मैं आपके लिए ये नया घड़ा लेकर आया हूँ। सायरा उस घड़े को देखकर बहुत खुश होती है और पूछती है, ये आपको कहाँ से मिला? यूसुफ बोला, आपको मैंने बताया था ना कि मैं पहले मिट्टी का काम किया करता था, तो बस फिर कहीं नहीं मिलने पर मैंने इसे बना डाला।
ये सुनकर सुरैया बहुत हैरान होती है। वो उन्हें कुछ पैसे भी देना चाहती है, लेकिन यूसुफ मना कर देता है। इसके बाद उसने यूसुफ को थोड़ा ठहरने को कहा और घर के अंदर से गुलाब जल लेकर आई और उसे यूसुफ को थमा दिया। यूसुफ बोला, अरे इसकी क्या जरूरत थी? और फिर उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला जिसपे उसके घर का पता लिखा था। उसने वो सुरैया को देते हुए कहा, अब तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, तो अगर किसी को भी इस तरह की घड़ी की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करे, बड़ी मेहरबानी होगी। और इतना कहकर वो घर के लिए निकल पड़ता है। उस रात यूसुफ को एक बड़ा ही सुंदर ख्वाब आया जिसमें वो गुलाबों के साथ सुरैया को देखता है, लेकिन सपने के अंत में वो मिट्टी का घड़ा उसके हाथ से टूट गया और इतने में यूसुफ की नींद खुल जाती है। दृश्य बदलता है। समीरा सुबह पौधों में पानी डाल रही है, तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जब उसने दरवाजा खोला तो सायरा सामने खड़ी है। उसने वो पता उसे दिखाते हुए कहा, इस पर कोई नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये जिस किसी का भी है वो बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाता है। समीरा को समझते देर नहीं लगी कि उसके बाबा इतने जतन से इसी महिला के लिए वो घड़ा बना रहे थे। उसने सायरा को घर के अंदर आने को कहा, फिर बताया कि उसके बाबा तो दफ्तर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। सायरा ने घर के इधर उधर देखते हुए कहा, आपकी माँ कहीं नजर नहीं आ रही? समीरा बोली, मेरी माँ तो 10 साल पहले ही गुजर गई थी। फिर समीरा ने भी उससे पूछा, आप यहाँ अकेली आए हैं, आपके शौहर साथ नहीं आए? सायरा ने बताया, उसके शौहर का इंतकाल तो कई साल पहले हो चुका है। 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और लड़की, लेकिन वो दोनों अब शहर जा बसे हैं और सायरा अब यहाँ अकेली रहती है। इतने में यूसुफ भी दफ्तर से आ पहुँचा और वो सायरा को देखकर हैरान रह गया। फिर सायरा ने बताया कि वो यहाँ मिट्टी का एक बर्तन बनवाने के लिए आई है। यूसुफ ने कहा, कल रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि आपके हाथों से वो मिट्टी का घड़ा छूटकर गिर गया। सायरा ये सुनकर चुपचाप खड़ी है। फिर वो बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये सुनकर यूसुफ थोड़ा नाराज हो जाता है और उन दोनों में मीठी सी नोकझोंक शुरू हो जाती है। समीरा दूर से ही इन दोनों बुजुर्गों को निहार रही है। फिर उसने बाबा से जाकर कहा, मैं घड़ा बनाने के लिए वर्कशॉप पे मिट्टी तैयार करती हूँ। उसके जाने के बाद सायरा ने यूसुफ से पूछा, आपने अभी तक अपनी बेटी को सच्चाई क्यों नहीं बताई कि आपकी अब कोई नौकरी नहीं रही? यूसुफ बोला, उनकी जिंदगी में पहले से ही लाखों मुसीबतें हैं, मैं उन्हें और परेशानी में नहीं डालना चाहता। मैं अपने लायक कोई छोटी मोटी नौकरी तो ढूंढ ही लूंगा। अब सायरा जैसे ही वापस जाने की बात करती है, समीरा ने उसे वर्कशॉप देखने के लिए अंदर बुलाया। दृश्य बदलता है और सायरा बड़े गौर से यूसुफ को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देख रही है। उसके लहजे में थोड़ी झिझक और शर्म साफ नजर आ रही है। उसी शाम समीरा ने बाबा को बताया कि तेहरान से उसके पति का फोन आया था। उनका फ्लैट लगभग तैयार हो चुका है। अब बाबा को उनके साथ कुछ ही दिनों में यहाँ से रवाना होना होगा। ये सुनकर यूसुफ नाराज हो जाता है। वो कहता है, तुम क्यों नहीं समझती, मैं अपने दामाद के पैसों पर नहीं पलना चाहता। समीरा ने जवाब में कहा, बाबा इतने सालों तक आपने हमारा ख्याल रखा, अब कुछ साल हमें भी आपका ख्याल रखने दीजिए। यूसुफ ने कहा, तुम बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा दायित्व था, लेकिन एक समय के बाद मैं तुम लोगों के ऊपर बोझ बन जाऊंगा। लेकिन समीरा भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो अपने बाबा को इस तरह अकेले छोड़कर जा ही नहीं सकती। उसने फिर कहा, तो फिर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, आपको दोबारा शादी करनी पड़ेगी। यूसुफ ने कहा, मैं जैसा भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। तब समीरा बोली, मेरी नजर में तो सायरा एक भली महिला है और उनके शौहर का इंतकाल भी कई साल पहले हो चुका था। बच्चे भी शहर जा चुके हैं और वो अकेली रहती है। सायरा की बात सुनकर यूसुफ थोड़ा शर्मा जाता है। अगले दिन फिर से यूसुफ ऑफिस जाने के बहाने घर से तो निकला, लेकिन जाकर पार्क में बैठ गया और जमाल के साथ बातें करने लगा। अब ये उसका रोज का काम हो गया है। वो सुबह दफ्तर जाने के लिए घर से निकलता और सारा दिन पार्क में बैठा रहता। जब दोपहर में खाने का वक्त हुआ, यूसुफ ने देखा कि वो खाने का डब्बा तो घर पर ही भूल गया है। यहाँ घर साफ करते हुए समीरा की नजर बाबा के टिफिन पर पड़ी। ये सोचकर कि बाबा कहीं भूखे न रह जाए, वो तुरंत उनके दफ्तर की तरफ निकल पड़ती है और वहाँ जाकर उसे पूरी सच्चाई का पता चला। इधर शाम को जब यूसुफ घर आया, उसने देखा कि समीरा बहुत नाराज है। उसने अपने नाती आमिर को भी बुलाकर पूछा कि तेरी माँ को क्या हुआ है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ, समीरा ने उनका लंच बॉक्स आगे बढ़ा दिया। बाबा बोले, ओह तो ये बात है, तुम चिंता मत करो, आज तो मैंने बड़ा ही स्वादिष्ट खाना खाया है, मेरा पेट तो अब तक भरा हुआ है।
इतने पर भी जब समीरा कुछ नहीं बोली, बाबा समझ गए कि उसे सारी हकीकत का पता चल चुका है। फिर समीरा बाबा से बोली, बाबा, मैंने बचपन से आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। यहाँ तक कि जब माँ जिंदा थी तब भी मैं सारी बातें आपको ही बताती थी। आप तो मेरे बाबा से बढ़कर मेरे लिए एक सच्चे दोस्त हो, लेकिन आज आपने मुझे बहुत दुख पहुँचाया है। यूसुफ बोला, मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम लोग तेहरान में अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले हो। ऐसे में मैं तुम्हें नई परेशानियां नहीं देना चाहता था, और वैसे भी मेरे लायक कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी का जुगाड़ तो मैं कर ही लूंगा। तू मेरी चिंता मत कर। फिर समीरा बोली, बाबा, बात दरअसल वो नहीं है। अगर आपके अच्छे बुरे वक्त में मैं आपके साथ ही खड़ी ना हो सकी तो फिर मैं सिर्फ नाम की औलाद रह गई। यूसुफ अपनी बेटी के अभिमान को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। फिर समीरा ने पूछा, अच्छा बताओ, तो इन 2-3 दिनों तक आपने किसके साथ खाना खाया, किसके साथ वक्त गुजारा? बाबा ने बताया, ओ पार्क में मुझे एक आदमी मिला है, जमाल, बड़ा ही अच्छा इंसान है। क्या तुम भी उससे मिलना चाहोगी? और समीरा भी खुशी में हामी भर देती है। अगले दिन यूसुफ, समीरा और अपने नाती आमिर के साथ जमाल से मिलने जाता है। पार्क में बैठा जमाल यूसुफ को देखते ही सलाम दुआ में हाथ हिलाता है। फिर यूसुफ अपने पूरे परिवार से जमाल को मिलाता है। जमाल ने समीरा की हाथ के बने खाने की तारीफ की। समीरा बोली, आज मैं आपके लिए और भी मीठे मीठे पकवान बनाकर लाई हूँ। वो सभी पार्क के कोने में बैठ जाते हैं। यहाँ समीरा वापस से बाबा को समझाने की कोशिश करती है, अब आपकी नौकरी भी नहीं रही, फिर आप अकेले यहाँ कैसे रहोगे? मेरी मानो, हमारे साथ तेहरान चलो और हम इस घर को या तो किराए पे चढ़ा देंगे या तो बेच देंगे। घर को बेचने की बात सुनकर यूसुफ थोड़ा नाराज हो जाता है। उसी शाम समीरा घर वापस आकर बाबा से घर बेचने वाली बात कहने के लिए माफी मांगती है। बाबा ने कहा, मैं तुझ पर नाराज नहीं हूँ, लेकिन जब तेरी भी उम्र हो जाएगी तुझे समझ आएगा कि ये पुश्तैना घर कितना मायने रखता है। हम बूढ़ों के लिए तिल तिल करके इस घर को बनाया है। इस घर के सामने ही हमारी पूरी जिंदगी बीत गई है। अब जो बचे कुछ दिन है मैं यहीं पर रहकर गुजारना चाहता हूँ। समीरा ने इस बार गुस्से में कहा, मैं तो चाहती थी कि हम सब साथ रहे, लेकिन आज के बाद मैं कभी आपको जोर जबरदस्ती नहीं करूँगी। अगले दिन यूसुफ सायरा की गली में जाकर उसे ताकने की कोशिश कर रहा है। इतने में सायरा की नजर उसकी आंखों में पड़ती है और वो शर्मा कर वहाँ से भाग खड़ा होता है, और सायरा भी मुस्कुराते हुए उस ओर देखती रहती है। इधर घर पर समीरा चावल साफ कर रही है। उसने इस बात को मान लिया है कि अब उन्हें अकेले ही तेहरान जाना होगा, उसके बाबा उसके साथ नहीं चलेंगे। इतने में यूसुफ घर आता है और समीरा से कहता है, तुम्हें मेरे लिए चावल साफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम लोगों के साथ तेहरान चलूंगा और इस घर को भी बेच दूंगा। ये कहते हुए भीगी पलकों से वो घर के अंदर चले जाते हैं और समीरा हैरान होकर अपने बाबा को देखती रहती है। अगले दिन सुबह सुबह समीरा और यूसुफ सायरा के घर की तरफ चल दिए। वो उसे अंतिम बार अलविदा कहने आए हैं, लेकिन यहाँ यूसुफ तो किसी 16 साल के लड़के की तरह शर्मा रहा है। शायद ऐसा ही होता है, एक समय पे आकर बूढ़े और बच्चे एक समान हो जाते हैं। समीरा बार बार अपने बाबा को समझा रही है, ये बहुत ही मामूली वाकया है, हम सिर्फ उन्हें अलविदा कहने आए हैं। लेकिन यूसुफ शर्माते हुए वहाँ से जाने ही वाला था कि इतने में सायरा ने दरवाजा खोल दिया और उसे देखकर यूसुफ के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वो उन्हें अंदर आने का न्योता देती है। घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। सायरा गुलाब के फूलों का व्यापार करती है। इसी बीच समीरा ने घर देखने का बहाना करके उन दोनों बुजुर्गों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया। यूसुफ और सायरा शर्माते हुए बातें करने लगे, लेकिन जब यूसुफ ने उसे बताया कि वो लोग कल यहाँ से चले जा रहे हैं, ये सुनकर सायरा का मन उदास हो गया। उसने कहा, क्या हर बार की तरह इस बार भी माँ बाप को ही बलिदान देना होगा? यूसुफ कहता है, यही नीति है, आज हम उनके लिए बलिदान देंगे तो कल वो अपने बच्चों के लिए। इसके बाद यूसुफ ने अपनी शर्ट की पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसे सायरा को थमाते हुए कहा, वो मैं दरअसल अपना चश्मा लाना भूल गया हूँ, क्या आप मेरे लिए इस कविता को पढ़ देंगे? वो दरअसल यूसुफ का लिखा सायरा के लिए एक प्रेम पत्र था। सायरा ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ उस पूरी कविता को पढ़ा। इसके बाद उनकी विदाई लेने का वक्त आ गया। समीरा पहले विदा लेकर थोड़ा आगे बढ़ गई। फिर सायरा ने यूसुफ के लिए 2 बॉटल गुलाब जल दिए, एक दिल की बीमारी के लिए और दूसरा जोड़ों के दर्द में सहायक होता है। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा और यूसुफ भारी मन के साथ आगे की तरफ चल दिया। उनके जाने के बाद सायरा के चेहरे पर भी उदासी छा गई।
घर लौटकर उन्होंने देखा कि तेहरान से समीरा का पति अहमद आया हुआ है। वो सभी उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो उन्हें एक और खुशखबरी देता है कि उसने समीरा और आमिर के लिए एक नई गाड़ी खरीदी है। ये सुनते ही समीरा के चेहरे पर चमक आ जाती है। उसने अहमद से पूछा, लेकिन गाड़ी खरीदने के लिए इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? अहमद बोला, जब बाबा का ये घर बिक जाएगा तो उन पैसों से मैं इसकी किश्तें चुका दूंगा। ये सुनकर बाबा को धक्का लगता है, लेकिन फिर भी वो जुबान से कुछ नहीं कहते। अब समीरा और उसका परिवार नई गाड़ी से घूमने जाना चाहते हैं। वो बाबा को भी साथ चलने को कहती है, लेकिन यूसुफ मना कर देता है। जाते हुए समीरा को पीछे से रोकते हुए यूसुफ ने एक बार पूछा, बेटी तो खुश तो है ना? समीरा बोली, हाँ बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। उनके जाने के बाद थके हारे मन से यूसुफ जमीन पर बैठ गया और अपने इस जिंदगी भर की यादें समेटे हुए घर को एक तक ताकता रहा। फिर वो अपने वर्कशॉप में दाखिल हुआ, जहाँ उसने बड़ी लगन से मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं और एक झटके में वो सारे बर्तन जमीन पर ला फेंकता है। उन टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों की तरह आज उसका दिल भी टूट चुका है। शाम को जब सभी खाने पर बैठते हैं, यूसुफ चुपचाप उठ गया। उसे खाने का मन नहीं है। अहमद ने समीरा की तरफ देखते हुए पूछा, बाबा को क्या हुआ है? समीरा ने कुछ नहीं कहते हुए बात को टाल दिया। अब यह अहमद रात के वक्त बाबा के वर्कशॉप में दाखिल होता है और वहाँ की हालत देखकर जल्दी से समीरा को आवाज देने लगा। समीरा वहाँ का दृश्य देखते ही समझ गई कि उसके बाबा को क्या हुआ है। उधर यूसुफ बेटी के घर जाने के लिए अपना सूटकेस तय कर रहा है। इतने में समीरा ने आकर उसके कपड़ों पे मिट्टी के टूटे बर्तनों के 2 टुकड़े रख दिए और पूछा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? कितनी मेहनत और लगन से आपने उन बर्तनों को तैयार किया था। यूसुफ बोला, जिंदगी में कुछ कीमती चीजों को तोड़ देना ही बेहतर होता है, ताकि आगे चलकर उनकी यादें हमें तकलीफ न दे। अगले दिन यूसुफ जमाल से मिलने पार्क जाता है और उसे भी अलविदा कहता है। जमाल ने कहा, कभी तुम इस तरफ अगर वापस आओ तो याद रखना, मैं तुम्हें इसी पार्क में बैठा हुआ मिलूंगा। अब वो घड़ी आ गई जब उन्हें ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। सबसे अंत में यूसुफ घर से निकला और उसने आखिरी बार घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया। मालूम नहीं उसकी किस्मत में दोबारा इस चौखट में पैर रखना है भी या नहीं। गाड़ी से जाते वक्त भी यूसुफ बार बार पीछे मुड़कर अपने इस छूटते हुए शहर को देख रहा है। ना जाने फिर कब वापस आना हो। उनकी गाड़ी तेज गति से तेहरान की तरफ आगे बढ़ रही है। पहुँचते पहुँचते रात हो गई। घर पहुंचकर अहमद ने समीरा को पूरा घर दिखाया। यूसुफ भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहा है। इस घर में 2 ही कमरे हैं, इसीलिए एक कमरे में यूसुफ को आमिर के साथ सोना है। रात में अपने नाती आमिर को सुलाकर यूसुफ अपने बिस्तर पर बैठ गया और सायरा का दिया हुआ गुलाब जल पीने लगा। अगली सुबह से ही उसका नया रूटीन शुरू हो गया। ये घर उसे एक बंदी गृह की तरह लग रहा है, जहाँ पर उसे अपनी बची कुची जिंदगी गुजारनी है। समीरा को भी समझ में आ रहा है कि उसके बाबा खुश नहीं है। धीरे धीरे दिन से दोपहर और दोपहर से रात हो गई। यूसुफ जाकर चुपचाप अपने बिस्तर में सो गया। अगले दिन बोर होकर यूसुफ खुद ही बिल्डिंग के नीचे के पौधों को पानी देने लगा। तभी वहाँ का केयरटेकर आकर उनसे पानी की पाइप वापस ले लेता है और कहता है, ये मेरा काम है। दरअसल किसी भी तरह यूसुफ का वक्त यहाँ गुजर ही नहीं रहा। अपना शहर होता तो वहाँ कई दोस्त हैं, कहीं गलियाँ हैं, कई रास्ते हैं जहाँ पर वो बेपाक घूमा करता था। लेकिन यहाँ तो उसे ना कोई काम मिल रहा है, ना ही कोई ऐसा इंसान जिससे वो इत्मीनान से बैठकर दिल की बात कर सके। इस शहर के सारे इंसान मशीन बन गए हैं। वो सिर्फ अपना काम करना जानते हैं। मगर इस तकनीकी जिंदगी से यूसुफ बहुत ही जल्दी ऊबने लगा है। अगले दिन घर पर आकर किसी ने अहमद से शिकायत की कि कल यूसुफ साहब ने 20 बार लिफ्ट से ऊपर नीचे किया है और इस बात के लिए अहमद को उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। अहमद ये बात अपनी बीवी समीरा को बताता है और वहीं बैठा यूसुफ चुपचाप उनकी बातें सुन रहा है। उसे भी ये सुनकर बड़ा दुख हुआ है। समीरा को सब समझ आ रहा है कि वो अपने बाबा के साथ ठीक नहीं कर रही। उसके बाबा यहाँ खुश नहीं और वो ये बात अपने पति अहमद को भी बताती है। वो उससे कहती है कि हम संतान बहुत खुदगर्ज होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैं यहाँ अपने भविष्य की चिंता करके आई हूँ, लेकिन मेरे बाबा सिर्फ मेरी खुशी के लिए यहाँ आए हैं और यहाँ आकर उन्होंने अपनी खुशी, अपनी आज़ादी खो दी है। मेरे बाबा ने मेरे लिए जितने बलिदान दिए हैं, जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, क्या मैं उसका कुछ हिस्सा भी लौटा पाऊंगी? क्या मैं अपने बाबा की खुशी के लिए दोबारा उस गांव में जाकर बस सकती हूँ? शायद नहीं, क्योंकि हम संतान तो बहुत खुदगर्ज होते हैं। अपने माँ बाप से पहले अपने बारे में सोचते हैं।
अहमद समीरा को समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन समीरा नाश्ता बना रही है, तभी आमिर ने आकर माँ से कहा, माँ नानू कहीं दिखाई नहीं दे रहे। समीरा भागते हुए उनके कमरे में आई। उसने देखा कि कमरे को पूरी तरह समेट कर रखा हुआ है, लेकिन अलमीरा से बाबा के कपड़े गायब है। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके बाबा जा चुके हैं। तभी आमिर ने उसे एक चिट्ठी थमाई जो यूसुफ उनके लिए छोड़कर गया है। लिखा है, तुम मेरी फिक्र मत करना, मैंने यहाँ रहने की बहुत कोशिश की मगर नहीं रह सका। मुझे माफ कर देना, मैं जाने से पहले तुझे नहीं बता सका। अगर तुझे बताता तो तेरा चेहरा देखकर अपने शहर फिर कभी लौटकर वापस ना आ पाता। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं अपने शहर में ठीक ही रहूंगा। यहाँ हमें दिखाते हैं कि यूसुफ अपने घर लौट आया है और अपने घर के आंगन में बैठकर चैन की सांस ले रहा है। तभी उसने गौर किया कि उसके फूलों के पौधों को किसी ने पानी दिया है और फिर उसकी वर्कशॉप से कुछ आवाजें भी आने लगी। यूसुफ अंदर झांकने की कोशिश करता है। उसे लगा कि अंदर कोई है, वो डर गया। तभी उसके सामने सायरा खड़ी होती है, जिसे देखकर यूसुफ का चेहरा खिल जाता है। फिर उसने उससे पूछा कि आप इस घर के अंदर दाखिल कैसे हुई। सायरा ने बताया, मेरे पास इस घर की चाबी थी। दरअसल यहाँ से जाने से पहले आपके दामाद और बेटी मुझसे मिलने आए थे और वो मुझे इस घर की एक चाबी दे गए। उन्होंने कहा कि आप इस घर से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो ये घर कभी नहीं बेचेंगे। उस दिन के बाद मैं हर रोज एक बार यहाँ पर आती, पौधों को पानी देती और घर की साफ सफाई करती, क्योंकि मुझे भी पूरा विश्वास था कि एक दिन आप भी यहाँ जरूर लौट आएंगे। ये सब सुनकर यूसुफ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। फोन उठाते ही यूसुफ समझ गया कि फोन की दूसरी तरफ उसकी बेटी समीरा है। समीरा ने बाबा से कहा, बाबा मैं महीने में एक बार आपसे मिलने आया करती रहूंगी। और उसने भी ठीक वही सवाल अपने बाबा से किया, बाबा आप खुश तो हो ना? यूसुफ ने खिड़की से बाहर सायरा को झांकते हुए कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। और इसी संतोष और खुशी भरे पल के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। यूसुफ को तो अपनी खुशी का ठिकाना मिल गया, लेकिन हर बूढ़े माँ बाप का नसीब यूसुफ की तरह नहीं होता। वो पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देते रहते हैं और अंतिम समय पे आकर भी वो अपने बच्चों के चेहरे को ताकते हुए अपनी छोटी बड़ी चाहतों का विसर्जन दे देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, आज हो सकता है अपनी व्यस्तता भरी जिंदगी में अपने माँ बाप की छोटी बड़ी उम्मीदों को, छोटी बड़ी चाहतों को आप नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन समय का पहिया घूमता है और भगवान न करे कि कभी आपकी संतान भी आपको इसी राह पर छोड़ जाए। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी दिल से पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।